गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपकी कौन सी बुक है? इंग्लिश की बुक। चलिए, इंग्लिश का हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? चैप्टर 3। चैप्टर 3 मैंने आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करवा दिया, समझा दिया था। ओके, फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा इसकी और फिर से समझ लीजिएगा एक बार। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। My studies were continued. I was not regarded as a dunce at the high school. उनकी स्टडी कंटिन्यू हुई, आगे बढ़ती गई। I was not regarded as a dunce at the high school. वो हाई स्कूल में मतलब इतने बेकार नहीं थे पढ़ने में, मतलब सही थे। I always enjoy the affection of my teacher. Certificates of progress and character used to be sent the parents every year. मतलब हर बार उन्हें टीचर्स मतलब अफेक्ट मतलब उन्हें सराहना करते थे, उनकी तारीफ करते थे और उन्हें कैरेक्टर का और प्रोग्रेस का सर्टिफिकेट मिलता था। हर बार उनके पेरेंट्स को भेजा जाता था। आई नेवर हैड अ बैड सर्टिफिकेट। उन्हें कभी भी बैड सर्टिफिकेट नहीं मिला। इन फैक्ट आई इवन वॉन प्राइजेस आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड। जब वो सेकेंड स्टैंडर्ड पास हुआ था उनका, तो उनको प्राइजेस मिले थे। In the 5th and 6th, I obtained scholarship of ₹4 and 10 respectively. जब वो 5th और 6th स्टैंडर्ड में थे तब उनको 4 और 10 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिली थी। My own recollection is that I had not any high regard for my ability. मतलब वो कभी भी अपने इतने जो उनकी इतनी अच्छी योग्यता थी उससे कभी भी वो इतना शोर नहीं करते थे, मतलब इतने ज़्यादा वो घमंड नहीं उस पर दिखाते थे। आई यूज टू बी एक्सटर्नाइज वेन एवर आई वन प्राइज एंड स्कॉलरशिप। कभी भी उन्होंने उस चीज़ पे इतना गर्व नहीं किया कि उन्हें इतनी स्कॉलरशिप और उन्हें प्राइज इतने मिले। बट आई वेरी जीलियसली गार्डेड माई कैरेक्टर। द लीस्ट लिटिल ब्लेमिश ड्रू टीयर्स फ्रॉम माई आइज। लेकिन जब भी वो थोड़ा सा उनको कोई भी ब्लेम करता था, कुछ भी कहता था, तो उनके आइज से आंसू आने लगते थे। When I merited or seemed to the teacher to merit a rebuke, it was a unbearable for me. जैसे कभी भी उन्हें टीचर कुछ कहती थी, जैसे कभी भी आपको जैसे टीचर कुछ कहती है तो आपको थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है ना, रोने लगते हैं, रोने ऐसा फील होने लगता है। I remember having once received corporal punishment. I did not so much mind the punishment. मतलब कभी भी ऐसे पनिशमेंट मिलता था वो इतना माइंड भी नहीं करते थे, as the fact that it was considered my desert. I wept piteously. That was when I was in the first or second standard. मतलब वो पहले इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते थे, लेकिन जब वो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में थे तो एक बार वो बहुत रोए। There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. जब वो 7th स्टैंडर्ड में गए तो एक इंसिडेंट हुआ, उनके साथ एक घटना हुई। दोराबाजी इदुल्जी गिमी वॉज द हेडमास्टर देन। तब उनके हेडमास्टर थे दोराबजी इदुल्जी गिमी। ही वॉज पॉपुलर अमोंग बॉयज़ एज ही वॉज अ डिसिप्लिनियर। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और वो बहुत डिसिप्लिनियर थे, मतलब डिसिप्लिन के हिसाब से चलते थे, रूल से चलते थे काफ़ी। अ मैन ऑफ मैथड, अ गुड टीचर। वो बहुत अच्छे टीचर थे। He had made gymnastics and cricket compulsory for boys of the upper standard. उन्होंने अपर स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए जिम्नास्टिक और क्रिकेट कंपलसरी कर दिया था कि उनको ये चीज़ें दोनों करनी है, क्रिकेट भी खेलना है और जिम भी करना है। आई डिसलाइक बोथ। मुझे ये दोनों ही पसंद नहीं थे, ना जिम पसंद था ना क्रिकेट पसंद था। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपलसरी। जब भी कंपलसरी रहते उससे पहले उनको ये दोनों ही चीज़, ये एक्सरसाइज और क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे जब इनके कंपलसरी नहीं हुआ था उससे पहले। माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस अल्फोनेस विच आई नो नाउ सी वॉज रॉन्ग। मतलब उन्हें पहले शर्म आती थी तो वो इस चीज़ को आप गलत मानते हैं कि मतलब ऐसे शर्माना नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव अ मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग। अब उन्हें पता चल गया है कि एजुकेशन जैसे मेंटल ट्रेनिंग है उसके साथ साथ
फिज़िकल ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल ट्रेनिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, अपने आप को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है। आई मे मैंशन हाउएवर दैट आई वॉज नॉट द वर्ड्स ऑफ abstaining फ्रॉम एक्सरसाइज, मतलब वो एक्सरसाइज से बचते थे। दैट वॉज बिकॉज आई हैड रीड इन बुक्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग वॉक्स इन द ओपन एयर एंड हैविंग लाइक द एडवाइस, मतलब वो पहले से बचते थे, मतलब वो ये सोचते थे, उन्होंने बुक में ये पढ़ा था कि लंबी वॉक करनी चाहिए खुले में, तो वो अच्छी होती है, मतलब खुले में आप वॉक करो वो सही रहता है। आई हैड फॉर्म अ हैबिट ऑफ टेकिंग वॉक्स विच हैज स्टिल रिमेनिंग विद मी। दिस वॉक्स गेव मी अ फेयरली हार्डली कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने फिर इसी चीज़ को अपनी हैबिट बना ली, वॉकिंग करना शुरू कर दिया, वो इससे फिट रहने लगे। ये चीज़ इससे उनकी बॉडी वगैरह सब फिट रहने लगी। द रीज़न ऑफ माई डिसलाइक फॉर जिमनास्टिक वॉज कीन डिज़ायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर, मतलब ये रीज़न था कि वो जिमनास्टिक इसलिए अवॉइड करते थे, मतलब इसलिए उन्हें पसंद नहीं था क्योंकि वो अपने फादर की सेवा करना चाहते थे, एक नर्स की तरह, जैसे नर्स सेवा करती है उसकी तरह। एज सून एज द स्कूल क्लोज आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम। वो जल्दी से स्कूल ख़त्म होता था, घर जाते थे, उनकी सेवा करते थे। कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस। आई रिक्वेस्ट माई गिमी टू exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father, but he would not listen to me। जो कुछ एक्सरसाइज जो उन्होंने कंपलसरी कर दी थी, क्रिकेट और जो जिम था वो उन्होंने कंपलसरी कर दिया था, तो उन्होंने मिस्टर जिमी उनके टीचर थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि मतलब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपने फादर की सेवा करनी है, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। Now it so happened that one Saturday when we had school in the morning, I had go from home to the school for gymnastic at 4 o'clock in the afternoon। एक दिन सैटरडे को क्या हुआ, मॉर्निंग में वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग, स्कूल मॉर्निंग में गए, मतलब स्कूल खुला तो वो वहाँ पे उनसे ये बोला गया कि आपको स्कूल आना है शाम दोपहर के टाइम पे 4 बजे। तो उनको घर से अपने स्कूल जाना था। कब जाना, कितने बजे जाना था? 4 o'clock इन द आफ्टरनून, दोपहर के 4 बजे उनको जिम जाना था घर से। आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड्स डिसीव्ड मी। उनके पास घड़ी नहीं थी और जो बादल थे वो मतलब सूरज के सामने से आ जाते, बादल होने लगते, तो जिससे उन्हें टाइम का पता नहीं चल रहा था। बिफोर आई रीच द स्कूल द बॉयज़ हैड ऑल लेफ्ट। The next day, Mr. Gimme examined the roll, found me marked absent। वो जब नेक्स्ट डे गए तो देखा वहाँ पे सब बच्चे थे और जो उनके टीचर थे मिस्टर गिनी, उन्होंने जब अटेंडेंस जैसे देखे उसमें देखा कि ये एब्सेंट है, एब्सेंट मार्क किया उन्हें। मैंने आज द रीज़न फॉर एब्सेंट, फिर उससे ये पूछा, उनसे पूछा कि आप तुम एब्सेंट क्यों थे, क्या रीज़न है, किस वजह से नहीं आए। I told him what had happened। उन्होंने सब कुछ बताया कि वो क्यों नहीं आए। He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas। उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें पनिशमेंट दे दी कि तुम्हें फ़ाइन पे करना है, 1 और 2 अन्नास पे करना है। उन्होंने ये उनको पनिशमेंट दे दी। I was convicted of lying that deeply pained me। उन्होंने इसे वो झूठ बोलते हैं तो फिर झूठ बोलने से अंदर से वो उन्हें बहुत दुख होता था। हाउ वॉज आई प्रूफ माई इनोसेंट। उन्होंने बोला कि मैं कैसे इनोसेंट प्रूफ करूँ अपने आप को कि मैंने कुछ नहीं किया है। और अगर झूठ बोलते तो उन्हें वो अंदर से उन्हें दुख होता है, इसलिए उन्होंने सब कुछ सच बोला था। देयर वॉज नो वे, आई क्राइड इन डीप एंग्यूश। I saw that a man of truth must also be a man of care। This was the first and last instance of my carelessness in school। ये उनकी एक फर्स्ट और लास्ट ये केयरलेसनेस थी स्कूल में कि उन्हें ऐसे पनिशमेंट मिली, पहली और आखिरी। I have a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted। उन्होंने फाइनली अपना जो भी उनको फाइन पे करना था वो उन्हें कलेक्ट कर लिया। द एक्सेम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज वॉज
of course obtained, as my father wrote himself to the headmaster saying that he want me at home after school. उनके पापा ने फिर एक लिख के दिया लिख के दिया इस हेडमास्टर को कि मेरा बेटा मुझे अब घर स्कूल से घर में चाहिए मेरे बेटा जब स्कूल ख़त्म हो जाए उसके बाद. बट थो I was none the rose for having neglected exercise. I am still paying the penalty of another neglect. I do not know whence I got the notion that good handwriting was not necessary part of education. मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले एक्सरसाइज को नकार के बहुत गलत किया था और अब उन्होंने फिर से गलती की कि उनके अच्छी हैंड राइटिंग नहीं थी, उसका भी वो हर्जाना भर रहे थे कि हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. आई वॉज अशेम्ड माई सेल्फ एंड रिपेंटेड ऑफ माई नेगलेक्ट. मतलब अभी वो अपने आप को कोसते थे कि उनकी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है. आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन. मतलब जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती है वो एजुकेशन में भी अच्छा नहीं होता. मतलब ये चीज़ वो एजुकेशन में भी सही नहीं है, मतलब जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है. आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वॉज टू लेट. मतलब उन्होंने बहुत कोशिश की अपनी राइटिंग को सही करने की लेकिन बहुत लेट हो गया था. आई लेट एवरी यंग मैन एंड वुमन बी वॉन्ट बाई my example and understand that good handwriting is a necessary part of education. वो हर एक आदमी या वुमेन को वार्न कर रहे हैं कि जो अच्छी हैंड राइटिंग है वो एक पार्ट है एजुकेशन का, शिक्षा का एक पार्ट है. आई एम नाउ ऑफ माई ओपिनियन दैट चिल्ड्रन शुड फर्स्ट बी टॉट द आर्ट ऑफ ड्राइंग बिफोर लर्निंग हाउ टू राइट. जो पीपल हैं, ये जो बच्चे हैं, उनको लिखने से पहले उन्हें ड्राइंग सिखानी चाहिए. पहले वो ड्राइंग करना सीखे फिर वो लिखना सीखे. लेट द चाइल्ड लर्न दिस लेटर बाय ऑब्जर्वेशन एज ही डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट सच एज फ्लावर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, एंड लेट हिम लर्न हैंड राइटिंग ओनली आफ्टर ही हैज़ लर्न टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट. मतलब पहले जब वो फ्लावर्स और बर्ड्स वगैरह बनाना सीख ले उसके बाद उसे हैंड राइटिंग सिखाइए. पहले वो चीज़ें बनाना सीख ले, कुछ चीज़ें, उसके बाद वो हैंड राइटिंग लिखे. He will then write a beautifully formed hand. फिर वो अच्छी हैंड राइटिंग लिखने लग जाएगा जब वो अच्छे से ऑब्जेक्ट वगैरह सब बनाने लग जाएगा. उसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी. M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. ये गांधी जी के बारे में एक स्टोरी थी बच्चों. हमें कभी ये जो उन्होंने अपनी बुक में से एक पार्ट इसमें दिखाया था, उसमें ये था कि आपको झूठ भी नहीं बोलना था. गांधी जी कभी झूठ नहीं बोलते थे. झूठ अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला फिर उन्हें पनिशमेंट दिया टीचर ने, और सच बोल के भी उन्हें पनिशमेंट मिला. फिर उन हैंड राइटिंग के ऊपर भी बात है इसमें कि हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए. हैंड राइटिंग भी एक पार्ट है एजुकेशन का और एक्सरसाइज भी एक पार्ट है एजुकेशन का. मतलब हमें एक्सरसाइज भी करने बहुत ज़रूरी है. वो भी बहुत पछता रहे थे जब उन्होंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी. तो बच्चों आपको यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, अच्छे से इसको रीड करना है. और आपके टेस्ट होने वाले हैं 25 से, तो आपको उसकी तैयारी अभी से करनी है. जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है, उसमें से आपको सब कुछ पढ़ना और उसी में से आपका टेस्ट में आएगा जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है. तो बच्चों आप कॉपी में इसके हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग करने हैं. ओके बच्चों, होमवर्क आपका यही है कि आप वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में करिएगा. आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए. जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको वो सब आपको पढ़ना है. चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, क्या क्या चैप्टर में है उसको पढ़िएगा. सारी वीडियोस फिर से देखिएगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए. ओके बच्चों, थैंक यू.